दोस्तों 22 जनवरी 2024 को रामलला को उनका मंदिर फाइनली मिल चुका है और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राम जन्मभूमि यानी कि अयोध्या की हिस्ट्री की। और अगर आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा हिस्ट्री के बारे में कि आखिर अयोध्या की हिस्ट्री क्या थी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अयोध्या का जिक्र सबसे पहले आया कहाँ है। दोस्तों अथर्ववेद में अयोध्या का जिक्र सबसे पहले आया है। ये एक मंत्र है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में मंत्र है। इसका मतलब है कि 8 चक्राकार महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पूरी है। उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से भरा है। इस मंत्र से यह पता चलता है कि अथर्ववेद के काल में भी अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी बल्कि काफी संपन्न थी। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात करें तो पहली बार अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1862 और 63 में अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था। यह सर्वेक्षण बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था। यह अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। इस सर्वे के दौरान कनिंगम को धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले थे। बौद्ध साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था। ये सिक्के इतना तो बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में अयोध्या एक संपन्न शहर था, लेकिन इसके पहले के इतिहास का कोई जिक्र नहीं मिलता। स्कंद पुराण में विष्णु के राम अवतार होने की कहानी। शिव से अजय होने का वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। सभी देवता नंदी के पास मदद के लिए पहुंचे। नंदी पहले ही रावण को श्राप दे चुके थे कि जब कोई तपस्वी और उसका वानर सेनापति लंका आएगा तो रावण का वध होना तय है। देवताओं ने यह बात भगवान विष्णु को बताई। उसके बाद भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने वानर अवतार लिया, नंदी ने हनुमान अवतार लिया और खुद भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया। पुराणों के मुताबिक आखिर भगवान राम कितने राजाओं के बाद अयोध्या के राजा बने थे। अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। वंशावली में इस कुल के 123 राजाओं का जिक्र मिलता है। इसमें से 93 ने महाभारत से पहले और 30 ने महाभारत के बाद राज किया। पुराणों के मुताबिक अयोध्या के पहले 11 सूर्यवंशी राजा थे। दशरथ 63वें और दशरथ के बाद श्री राम 64वें राजा हुए। राम के राज्य के बाद अयोध्या लंबे समय तक छोटे राजाओं की खींचतान में फंसी रही। कुषाण वंश से लेकर गुप्त वंश तक अयोध्या का जिक्र कई बार आता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सत्ता का केंद्र यहां से खिसकता जाता है। सन 1192 जब पहली बार अयोध्या में लगाई गई थी मंदिर बनाने पर रोक। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब हराकर दिल्ली के तख्त पर राज किया, उसी समय अयोध्या भी उसके नियंत्रण में आ गया था। 1192 में ही अयोध्या में मंदिरों के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया गया था। हालांकि इस रोक के बावजूद यहां मंदिर बनाने के दस्तावेज मिलते हैं। आखिर क्या कहती है अयोध्या अ हिस्ट्री। 1932 में छपी किताब अयोध्या अ हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सीपा सालार मीर बाकी को हुक्म दिया था कि राम जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद ही मीर बाकी मंदिर में घुस पाया था, लेकिन वहां से मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई थी। ये बात मस्जिद की दीवार पर खुदी हुई थी। राम मंदिर टूटने का पहला जिक्र कहाँ है। मंदिर के टूटने का पहला जिक्र सन 1767 में ऑस्ट्रेलिया मूल के पादरी टेफेन थैलर ने किया था। टेफेन थैलर ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और वृत्तांत में लिखा, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने के बाद उसने जो वृत्तांत लिखा उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद जरूर बनाई गई, लेकिन यह किस समय हुआ और किसके आदेश पर हुआ, इस पर इतिहास कोई एक मत कायम नहीं कर पाता है। सन 1858 मस्जिद बनने के करीब 300 साल बाद पहली बार अयोध्या में हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू होते हैं। 1855 में हनुमानगढ़ी पर मुस्लिम पक्ष ने दावा किया। नवंबर 1858 में 25 निहंग सिख निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में बाबरी ढांचे में घुसकर हवन पूजन किया। मस्जिद के मुअज्जिन मौलवी मोहम्मद असगर ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिटेड के मुताबिक FIR में कहा गया था कि निहंग सिखों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बनाया है। मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। राम मंदिर विवाद में यह पहला कानूनी दस्तावेज था। हालांकि चबूतरा बनाने की कहानी कुछ जगहों पर अलग भी मिलती है। सन 1885 जब पहली बार राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचा। 29 जनवरी 1885 को पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने 24 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल है। चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। जज पंडित हरिकिशन के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अपील की।
इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चैमियर के पास पहुंचा। कर्नल चैमियर ने मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी याचिका खारिज कर दी। साथ ही अपने फैसले में लिखा, मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह बात 356 साल पुरानी है। अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सन 1948 जब आजादी के बाद पहली बार राम मंदिर मुद्दा बना, कांग्रेस ने 1948 उपचुनाव में मंदिर का मुद्दा बनाया। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद थी। यहां से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देख कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया था। बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। यह भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि राम मंदिर मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है। जब कोर्ट ने लगवाया बाबरी ढांचे पर ताला, 23 दिसंबर 1949 अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म लिया। एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था और मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडे सिंह ने विवादित ढांचे को सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 के तहत कुर्क कर लिया। परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया था। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। 1950 जब फिर से शुरू हुई कानूनी लड़ाई। 1950 में राम मंदिर की लड़ाई फिर अदालत पहुंची। इस बार खास ये था कि पहली बार जन्म स्थान के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों ने याचिकाएं दायर की। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा पाठ के लिए याचिका दायर की। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया। खुद को राम जन्मस्थान का प्रबंधक बताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश कर दिया। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमों को एक साथ कर दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से एक तरफ राजीव गांधी की सरकार बनी, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर मसला फिर गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला न खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा। राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तत्कालीन यूपी सरकार ने भी जोर लगाया। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पौड़ी बनाने की बात कही। शाहबानो केस पर बढ़ा विवाद, खुला गर्भगृह का ताला। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। नया कानून फरवरी 1986 में संसद में पेश होना था। इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत में गर्भगृह का ताला खोलने की एक याचिका खारिज की गई। याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांडे ने ऊपरी अदालत में अपील की तो जिला प्रशासन ने गर्भगृह खोलने की सहमति जता दी। जज के.एम. पांडे के आदेश से गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने यह कदम उठाया था। सन 1989 जब दो घटनाओं ने बदला राम मंदिर विवाद का रुख। सन 1989 में दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की। इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर उनका दावा पेश किया गया। रामलला को न्यायिक व्यक्ति मानने से ही 2019 में उन्हें जमीन का हक देने की राह खुली। दूसरी 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ। इस विरोध ने भाजपा को मुद्दा दे दिया और असर 1990 में दिखा। सन 1990 जब भाजपा ने रथ यात्रा शुरू की और अयोध्या में गोलियां चली। सन 1989 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसके लिए अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे थे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद अयोध्या में जमा कार सेवक 30 अक्टूबर को उत्तेजित हो गए और कुछ विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश करने लगे। राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इस घटना में 16 कार सेवक मारे गए। सन 1991 में भाजपा के कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। उन्होंने अयोध्या में विवादित
2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के तहत कब्जे में ले ली। साथ ही पास की 42 एकड़ जमीन विहिप को लीज पर दे दी। फिर सन 1992 के दिसंबर में अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय हुई। शांति व्यवस्था की बात आई तो कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि शांति बनी रहेगी। 6 दिसंबर 1992 जब बदली अयोध्या की सूरत। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ थी। एजी नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद अ मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं, 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़ कर जाएंगे। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू की। अगले 6 घंटे के अंदर ही ढांचे का नामो निशान मिटा दिया गया और वहां अस्थायी मंदिर बना दिया गया। किसी ने भी इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस ने हवा में 3 राउंड फायरिंग की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। ढांचा टूटने पर देश में दंगे भड़क गए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सफाई दी कि सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी, इसलिए यूपी में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। जांच के लिए लिब्राहम कमीशन बना। आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुए। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था। 27 सालों तक वे टेंट में ही विराजे। फिर केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। अदालतों में केस खिंचता रहा। मंदिर आंदोलन का स्वर धीमा पड़ गया था। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट में भी इस मामले में तेजी आ गई। 2017 में पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का स्वामित्व माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को यह निर्देश दिए कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। फिर आया दिनांक 22 जनवरी 2024 जब दुनिया ने रामलला को गर्भगृह में देखा और ये दिनांक इतिहास में अमर हो गया। लेकिन यह जीत केवल रामलला की जीत नहीं है, बल्कि यह जीत है उन 17 दिनों तक लड़े हजारों हिंदू शेरों की, जिन्होंने मरते दम तक मीर बाकी को राम मंदिर में घुसने से रोका रखा था। ये जीत है उन 25 निहंग सिखों की, जिन्होंने 350 साल बाद भी रामलला को हारने नहीं दिया और बाबरी में घुसकर हवन पूजन कर रामलला का चबूतरा बनाया था। ये जीत है उन कार सेवकों की जो आजाद हिंदुस्तान में रामलला के लिए सरकार की गोलियों का निशाना बने थे। ये जीत है उन करोड़ों हिंदुओं की जिन्होंने 500 साल तक हार नहीं मानी। और सबसे बड़ी जीत है सत्य की झूठ पर, क्योंकि झूठ की उम्र चाहे सैकड़ों सालों की क्यों ना हो, आखिर में जीतता सत्य ही है।